Good morning, students. Today we shall read your poem number 5, Heaven of Freedom, written by Rabindranath Tagore. I must tell you, this is a poem, this is a prayer to God. रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं अपने देशवासियों के लिए। हमारा देश गुलाम है और गुलामी ने तोड़ के रख दिया है हमको। हमारा व्यक्तित्व, हमारा दिमाग, हमारी सोच, सब कुछ इतनी ज़्यादा गुलामी से परिपूर्ण हो गई है। बहुत अफसोस है इस बात का रविन्द्रनाथ टैगोर को, और वो चाहते हैं कि उनका देश, उनके देशवासी जागृत हों, एक स्वतंत्रता का स्वर्ग बने हमारा देश। हमारे देशवासियों का व्यक्तित्व ऐसा हो कि वो किसी भी परेशानी से, किसी भी दुख तकलीफ से खंडित ना हो, टूटे ना, झुके ना, निर्भय हो, निर्भीक हो, शिक्षित हो, संस्कारवान हो, उनमें कोई किसी प्रकार की संकीर्णता या नैरो माइंडेडनेस ना हो। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम डेड हैबिट्स या ओल्ड ट्रेडिशंस और कस्टम्स कहेंगे, उनसे वो दूर हो जाएं। जो जाति, धर्म, नस्ल, भाषा, इन पे आधारित लोगों के मन में जो समूह बने हुए हैं, ये हमारी कास्ट का है, ये हमारी कास्ट का नहीं है, ये हमारे धर्म का है, ये किसी गैर धर्म का है। इस तरह से हमने अपने ही देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के रखा है। जब तक आप में एकता नहीं होगी, तब तक आपकी तरक्की संभव नहीं है। इस कविता में ईश्वर से यही प्रार्थना है कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की कि हमारा देश स्वतंत्रता के ऐसे स्वर्ग में प्रवेश करे जहां पे मनुष्य किसी भी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, उसको कोई शर्म, झिझक या संकोच ना हो, उसके कार्य ऐसे हों, उसके विचार ऐसे हों जो उसे हमेशा आगे ले जाएं। ईश्वर, आप उनके दिमाग को इस तरह से प्रेरित करो कि अपने कार्यों से, अपने विचारों से हमेशा वो प्रोग्रेसिव हो, संकीर्णतावादी ना हो। जो दीवारें हमने बना के रखी हैं, जाति, धर्म, नस्ल, भाषा, ये सारी दीवारें टूटे, हमारा देश एक हो और मिल के तरक्की करे, जिससे हम सारी दुनिया के सामने साबित कर सकें कि हमारा देश स्वतंत्रता का स्वर्ग है। Originally, this poem was written under the heading "Where the Mind is Without Fear," but in your book, it is written under "Heaven of Freedom." Where the Mind is Without Fear, इस टाइटल पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस कविता को लिखा था। आपके बुक में ये हेवन ऑफ फ्रीडम के नाम से है। चलिए देखते हैं, स्वतंत्रता का स्वर्ग बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। Where the mind is without fear and the head is held high, पहली लाइन, जहाँ मनुष्य के मन में किसी प्रकार का कोई फियर या डर ना हो, माइंड फियरलेस हो, निर्भय। क्यों डरे हम किसी से? एंड हेड इज हेल्ड हाई, आपका सिर गर्व से ऊंचा उठा हो। सिर झुकता है जब हम शर्मिंदा होते हैं, जब हम कुछ गलत काम करते हैं, जब हम शेम महसूस करते हैं, जब हमें संकोच होता है। अगर हमारे मन में कोई शर्म नहीं, कोई संकोच नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया, तो हमारा सिर कैसा होगा? ऊंचा होगा। हमारा सिर गर्व से ऊंचा होगा। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पे कह रहे हैं, Where the mind is without fear and the head is held high, जहाँ मनुष्य का दिमाग निर्भय हो और उसका सिर गर्व से ऊंचा उठा हो। Where knowledge is free, जहाँ शिक्षा
मुक्त हो। यह निःशुल्क की बात नहीं है। फ्री का मतलब निःशुल्क, मुफ्त की शिक्षा नहीं। यहां शिक्षा का मतलब है मुक्त, फ्री। मतलब शिक्षा सिर्फ ऊंचे वर्ग के लिए ही ना हो। मैं पुराने समय की बात आपको बताऊं, जो वर्ण आधारित हमारा समाज था, उस समाज में जो सबसे ऊंचा वर्ण होता था, उनको कुछ खास अधिकार थे। उसके बाद वाले वर्ण को कुछ खास अधिकार थे, उसके बाद वाले को कुछ और सबसे लास्ट वाले को कुछ और। तो जो बाद के वर्ग थे वो वंचित हो जाते थे। इस खास वर्ग को पढ़ने का हक नहीं है, पढ़ाई का काम सिर्फ ये खास वर्ग करेगा। इस खास वर्ग को पूजा का हक नहीं है, पूजा का काम सिर्फ ये खास वर्ग करेगा। इस वर्ग को सिर्फ व्यापार करने का हक है, इस वर्ग को सिर्फ साफ सफाई करने का हक है। ये वर्ण आधारित समाज, कास्टिज्म इतना ज्यादा था उस समय। हम अपने ही लोगों से कटते चले जा रहे थे, छोटी छोटी चीजों को लेके। ये बंगाली, ये मराठी, ये पंजाबी, ये गुजराती, रीजन पे आधारित समाज हो रहा था, बोली पे आधारित हो रहा था, धर्म पे आधारित और जाति पे आधारित। ऐसे में किसी भी एक वर्ग की तरक्की संभव नहीं थी। शिक्षा किसी खास वर्ग का हक हो, बाकी वर्ग को शिक्षा का हक ना हो। क्या भगवान ने ऊपर से बना के भेजते समय लिख के भेजा है? आपको पढ़ने का हक है, आपको पढ़ने का हक नहीं है? ऐसा तो नहीं है। तो ये रेस्ट्रिक्शन इंसान कौन होता है बनाने वाला? इंसान कैसे बोल सकता है जब क्रिएशन ईश्वर का है, बनाया सबको भगवान ने है, इंसान कैसे भगवान से ऊपर हो गया? कि उसने कुछ खास लोगों तक, अपर क्लास, ये सबसे ऊंची क्लास है, ये सबसे ऊंचा वर्ग है, उच्च वर्ग है, श्रेष्ठ वर्ग है, इनको पढ़ने का हक है, इस क्लास को पढ़ने का हक नहीं, इस वर्ग को पढ़ने का हक नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर यहां इसी बात को कह रहे हैं, नॉलेज इज फ्री, यानी हर व्यक्ति ज्ञान ग्रहण करने के लिए मुक्त है, आजाद है, स्वतंत्र है। वो जितना चाहे पढ़ सकता है, ये उसको अधिकार है। आया समझ में? Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, जहां की दुनिया छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बटी है। ये हिस्सों में कैसे बटती है दुनिया? हमने घरेलू दीवारें खड़ी कर दी। पंजाबी पंजाब में, मराठी महाराष्ट्र में, हमने क्या बना दिया? दीवार खड़ी कर दी, डोमेस्टिक वॉल्स बना दी। कास्ट की, रिलीजन की, धर्म, जाति, बोली, भाषा बना दिया हमने। तो ये क्या मतलब है इसका? कल को ये दीवार हमारे घर में भी खड़ी हो जाएगी। तो हम जितना बढ़ते जाएंगे, जितना हम डिवाइड होते जाएंगे, उतनी हमारी शक्ति कम होती जाएगी, उतनी हमारी पावर कम होती जाएगी। हम जितना मिल के रहेंगे, हम जितना एक रहेंगे, हम विभिन्नताओं के साथ भी एक साथ रहें। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया बहुत डाइवर्स है, आपको बहुत सारे भाषा के लोग मिलेंगे, बहुत सारे धर्मों और बहुत सारी जाति के लोग मिलेंगे, लेकिन सब में यूनिटी है। यही तो भारत है। और अगर हम इनमें दीवारें बना के इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए, एक समय आएगा जब भारत का नाम दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। हर कोई चाहेगा हमारा एक स्वतंत्र राष्ट्र हो। रविन्द्रनाथ टैगोर इस बात को कह रहे हैं कि जहां दुनिया छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटी हो,
हम जहाँ घरेलू दीवारों में एक दूसरे से विभाजित ना हो। वे वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ ट्रुथ, जहाँ लोग बोलें तो सुपरफिशियल सतही बात ना बोलें, उनके मन की गहराई से, उनके दिल की गहराई से सच्चाई निकल के आए। जो शब्द उनके मुंह से निकले वो सच हो, सत्य हो, ट्रुथ हो। Where words come out from the depths of truth, सच्चाई की गहराई से निकली हुई बात हो। कहने का मतलब ये लोग सत्यवादी हों। करनी कुछ और, कथनी कुछ और, करते कुछ और है, बोलते कुछ और है, इस तरह के लोग, उन्हें अपने देश में मंजूर नहीं। Where tireless striving stretches its arms towards perfection, जहां लोग अथक परिश्रम करें, टायरलेस स्ट्राइविंग, टायर का मतलब थकना, लोग थके ना, जहां काम करते हुए उन्हें थकान महसूस ना हो, टायरलेस स्ट्राइविंग, लगातार अपने काम में भिड़े रहें, अपने में परफेक्शन लाने के लिए, एक संपूर्णता लाने के लिए, जहाँ के लोगों को थकान का अनुभव ना हो, जहाँ के लोग काम को एंजॉय करें, जहाँ के लोग अपने कर्तव्य को करना बोझ ना माने, उनको बर्डन जैसा महसूस ना हो, अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य को बड़ी खुशी से बिना थके हुए करें, और ऐसा करें कि बिल्कुल जिसको कहा जाए ये परफेक्शन, ये बिल्कुल कंप्लीट बढ़िया काम हुआ है। ये चीज़ हर कोई अगर अपने कर्तव्य का निर्वाह खुशी से, बिना बोझ माने, बिना थके अगर करेगा तो काम निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा, और उसका फल उसके परिवार को, उसके समाज को और उसके देश को अवश्य मिलेगा। जब हम अपने कर्तव्य को बोझ मान लेते हैं, जब हम अपने कर्तव्य को बर्डन मान लेते हैं, तो हम उसको होल हार्टेडली नहीं करते, हम उसमें अपना 100% नहीं देते, हम सिर्फ आधे मन से काम करते हैं। तो जब हम आधे मन से काम करते हैं तो उसका परिणाम भी अधूरा ही होता है, पूरा नहीं होता। यहाँ सिखाया रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गॉड से प्रे किया, ईश्वर से प्रार्थना की कि लोग जब मेरे देश में काम करें तो बिल्कुल बिना थके अथक परिश्रम करें, अपने कर्तव्य को पूरा करें, जो कर्तव्य उनके समाज के लिए है, जो कर्तव्य उनके देश के लिए है, सारी दुनिया के लिए है। देश किससे बनता है? देश लोगों से बनता है, वहां के नागरिक देश बनाते हैं। कोई देश अच्छा या बुरा नहीं होता, लोग अच्छे या बुरे होते हैं, लोगों की सोच अच्छी या बुरी होती है, और उसका प्रभाव आपके देश पे पड़ता है, आपके पूरे दुनिया के नक्शे पे पड़ता है। लोग अच्छे रहेंगे, देश अच्छा रहेगा, सारी दुनिया में आपका नाम ऐसे ही, कोई बात नहीं है। ये where clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. Clear stream of reason. कवि आगे कह रहे हैं, तार्किक शक्ति, रीजनिंग पावर, ये मेरे देशवासियों के दिमाग पे प्रभावी हो ईश्वर। उनकी तार्किक शक्ति, उनकी रीजनिंग की जो पावर है, वो कहीं डेड हैबिट्स के बीच में खो ना जाए। अब आप पूछेंगे ये डेड हैबिट्स क्या होती हैं? डेड हैबिट का मतलब मृत आदतें। किन आदतों को हम मृत कहेंगे? पुराने कस्टम्स, पुराने ट्रेडिशंस, ओल्ड एंड आउटडेटेड कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, पुराने रीति रिवाज जिनका आज के समय में कोई मूल्य नहीं है, वो मर गए, पुराने हो गए, बकवास हो गए। हम उनको अगर अपने से आज तक लगा के बैठेंगे, हम उन्हीं परंपराओं पे चलेंगे, हम उन्हीं रीति रिवाजों को मानेंगे जो पुराने और आउटडेटेड हो चुके हैं, तो हम अपनी तार्किक शक्ति को क्या कर रहे हैं? जो पुरानी आदत, पुरानी मृत प्राय परंपराओं के रेगिस्तान में हमारी तार्किक शक्ति की जलधारा खो जा रही है, जैसे नदी जाके रेगिस्तान में खो जाती है। आप कितनी भी
ताकतवर, फोर्सफुल, बिल्कुल पानी से लबालब भरी नदी रेगिस्तान में देखिए जाके ऐसे गायब हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। तो अगर हम ओल्ड और आउटडेटेड कस्टम्स मानते रहेंगे, पुरानी परंपराओं को हम अभी भी जीवित रखेंगे, तो हमारी तार्किक शक्ति उन पुरानी परंपराओं के रेगिस्तान में जाके गायब हो जाएगी। हमारा माइंड ब्लंट हो जाएगा। ब्लंट समझते हैं? चाकू देखा है जिसमें धार ही नहीं होती, सब्जी काटोगे तो आड़ी तिरछी कटेगी। ऐसे ही हमारा दिमाग भी हो जाएगा। जो परंपराएं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको हम अपने से लगा के रखें। हमने अपनी तार्किक शक्ति, अपनी रीजनिंग पावर को खो दिया। तो यहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं आगे रविन्द्रनाथ टैगोर की, ईश्वर मेरे देशवासियों को ऐसी तार्किक शक्ति दो कि वो तार्किक शक्ति पुराने रीति रिवाजों के रेगिस्तान में जाके अपना प्रवाह समाप्त न कर दे। उनका रीजनिंग पावर, उनकी तार्किक शक्ति ये पुराने रीति रिवाजों के जो डेड हैबिट्स हैं, इन पे प्रभावशाली रहे और इनको समाप्त करे। उस समय ढेरों डेड हैबिट्स थे, बहुत सारी पुरानी परंपराएं थी, रीति रिवाज थे। मैंने आपको एक कास्ट सिस्टम बताया, सती प्रथा थी, बाल विवाह थे, कुछ भी होता था। विडो को इतने खराब तरीके से रखा जाता था जिसकी हद नहीं, जैसे वो इंसान नहीं है, जानवर है। तो ये सब जो पुरानी परंपराएं और रीति रिवाज, जो ओल्ड कस्टम्स और ट्रेडिशंस थे, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होनी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र हो और लोग तार्किक शक्ति से परिपूर्ण हो, उनमें भरपूर रीजनिंग पावर हो और ये ओल्ड ट्रेडिशंस और कस्टम्स को वो भूलें, छोड़ें, जिससे उनकी तार्किक शक्ति समाप्त ना हो। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, जहाँ मेरे देशवासियों का दिमाग आपके द्वारा, ये आप संबोधन उन्होंने ईश्वर के लिए किया है, आपके द्वारा हो, उनके दिमाग को आप दिशा दें कि उनकी सोच और उनका कार्य बहुत 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 वाइडनिंग स्कोप लिए हुए हो, यानी वो लोग हमेशा प्रोग्रेसिव रहे, हमेशा आगे की ओर अग्रसर रहे, उनमें संकीर्ण विचारधारा या नैरो माइंडेडनेस जैसी कोई भी चीज ना हो। ब्रॉड माइंडेड, सबको मिला के चलना, सबको लेके चलना, सबकी अच्छाई ग्रहण करना, कार्यों से, विचारों से। ऐसा करो ईश्वर, मेरे देश के लोगों का दिमाग इस तरह से आप प्रेरित करो कि मेरे देश के लोग इस तरह से आगे बढ़ें, इस तरह से कार्य करें। जब वो आगे बढ़ेंगे, उनका परिवार आगे बढ़ेगा, उनका समाज आगे बढ़ेगा और उनका देश आगे बढ़ेगा। जब हम संकीर्ण विचार, हम सिर्फ अपने तक सीमित हो जाते हैं, मैं, मेरा, यहाँ हमने सारे समाज से, अपने देश से अपना कांटेक्ट खत्म कर दिया। जब हम ब्रॉड माइंडेड होके चलते हैं, सब अपने हैं, पराया कौन है? हम ये शब्द और मैं ये शब्द, इन दो शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। मैं माने सिर्फ आप, और हम माने हम सब। तो जब ये ब्रॉड माइंडेडनेस आएगी, ये जब हम इस तरह का विचार रखेंगे, तभी हम प्रगतिवादी होंगे और तभी हमारा देश तरक्की करेगा। Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. आगे कह रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर कि ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में ईश्वर, माय फादर, ईश्वर तो सभी के पिता हैं, तो उनका कहना है ऐसे आज़ादी के स्वर्ग में, हे ईश्वर, मेरे देश को, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जागृत करो। एक ऐसा स्वतंत्रता का स्वर्ग जहां लोगों का सिर गर्व से ऊंचा हो, जहां लोगों को किसी प्रकार का भय न हो,
जहाँ लोगों के लिए ज्ञान मुक्त हो, हर कोई ज्ञान प्राप्त कर सके, जहाँ संकीर्ण विचारधाराओं ने देश को विभाजित ना किया हो, जहाँ लोगों की तार्किक शक्ति पुराने हैबिट्स, पुरानी परंपराओं के रेगिस्तान में खो ना जाए, जहाँ हम सब मिलके काम करें, अच्छा काम करें, ऐसा काम करें जो हमारे देश को आगे ले जाए। ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में हे ईश्वर मेरे देश को जागृत करो। ये कविता हेवन ऑफ फ्रीडम आपको समझ में आई कि एक बार और समझाना है? आ गई अच्छे समझ में? अब चलिए इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Why does the poet make a comparison between river and reason? पहला जो क्वेश्चन है आपका कि कवि ने एक कंपैरिजन किया है रिवर में यानी नदी और रीजन यानी तर्क में। क्यों? देखिए, जैसे नदी जाके रेगिस्तान में गायब हो जाती है, उसी प्रकार से हमारा पावर ऑफ रीजनिंग यानी तार्किक शक्ति पुरानी परंपराओं के रेगिस्तान में जाके गायब हो जाता है। इसलिए कवि ने कंपैरिजन किया है रिवर और रीजन के बीच में, और वो चाहते हैं कि उनके देशवासियों का दिमाग डोमिनेट करे पावर ऑफ रीजन से। वो नहीं चाहते हैं कि जो पावर ऑफ रीजन है वो पुरानी हैबिट्स, ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड ट्रेडिशंस, आउटडेटेड हैबिट्स और ट्रेडिशंस में जाके गायब हो जाए, जैसे नदी रेगिस्तान में जाके गायब हो जाती है। चलिए लिखते हैं आंसर नंबर 1। The poet makes a comparison between river and reason and wants the minds of his countrymen to be dominated with the power of यहाँ नहीं आएगा, मैं नीचे लिखती हूँ द पावर ऑफ रीजनिंग। The poet does not want the power of reason to be lost amongst outdated customs and traditions as a river lost in a desert. कवि ने इस पोएम में आपको यही बात बताई है कि दोनों एक जैसे हैं।
नदी जाके गायब हो जाएगी रेगिस्तान में, और रीज़न कहाँ? आउटडेटेड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस में। आपको ये आंसर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। What two qualities of mind does the poet present here? कौन सी दो क्वालिटीज़ हैं दिमाग की जो आपके कवि यहाँ पे आपके सामने रखते हैं? दिमाग को कैसा होना चाहिए? पहला, fearless, your mind should be free from fear, किसी भी प्रकार का डर उसमें नहीं होना चाहिए। और दूसरा है broad mindedness, आपका दिमाग संकीर्ण विचारधाराओं से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। आंसर 2, the two qualities of mind that the poet presents here are fearlessness and broad-mindedness। ये दो क्वालिटीज़ हैं, fearless रहें और broad minded रहें। You can see it properly, I think। तो ये दो क्वालिटीज़ हैं, ये बहुत आवश्यक हैं दिमाग के लिए। Now the next question is, knowledge is free। What is the meaning of the phrase? यहाँ पे लिखा है knowledge is free, यानी ज्ञान मुक्त हो। इस फ्रेज का क्या मतलब हुआ? नॉलेज इज फ्री माने, नॉलेज इज फ्री का मतलब हर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी हो। ये सिर्फ हाई सोसाइटी या अपर क्लास के लोगों का ही प्रिविलेज ना हो, उनका ही अधिकार ना हो, बल्कि सबको हक हो कि वो ज्ञान प्राप्त कर सके। Knowledge is free। Answer number 3। Knowledge is free means education should not be restricted to upper class only, but everybody should be free to acquire knowledge। हर किसी को ज्ञान प्राप्त करने का हक हो, सिर्फ किसी खास को ही नहीं। What is the similarity between dead habit and dreary desert sand? Dead habit का मतलब पुराने रीति रिवाज और कस्टम्स। जिस प्रकार से नदी रेगिस्तान में खो जाती है, उसी प्रकार से पावर ऑफ रीजनिंग जो है वो किस में खो जाती है? डेड हैबिट्स यानी आउटडेटेड कस्टम्स और ट्रेडिशंस में। Answer 4।
dead habits means outdated customs, and traditions. You can simply write it dead habit. डेड हैबिट ही पूछा है यहाँ पे. यस. आउटडेटेड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. एज द रिवर लॉस्ट इन द डेजर्ट, इन अ डेजर्ट भी कर सकते हैं. एज अ रिवर लॉस्ट इन अ डेजर्ट, लाइकवाइज द पावर ऑफ रीजनिंग lost in the dead habit. Last question. To whom has the poem been addressed by Tagore? टैगोर ने इस कविता को किसको संबोधित किया है? ईश्वर को? The poem has been addressed to God by ये कविता ईश्वर को संबोधित है. ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरे देश को स्वतंत्रता के ऐसे स्वर्ग में जागृत करो जहाँ के लोग निर्भय, हेड उनका हमेशा गर्व से उठा हुआ, जहाँ ज्ञान मुक्त हो, जहाँ उनके मन में संकीर्णता ना हो, जहाँ किसी प्रकार की डेड हैबिट ना हो, जहाँ पावर ऑफ रीजनिंग हो, ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में मेरे देश को जागृत कीजिए. भगवान से ये प्रार्थना है कवि की. यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.